गुड। संसद, विपक्ष का नेता हम बात कर रहे थे। विपक्ष का नेता कौन होता है बता दोगे? पिछले 10 सालों से कोई विपक्ष का नेता नहीं था। इसके पीछे कारण क्या था? और विपक्ष का नेता होने के पीछे कारण क्या होता है? क्या काम करता है विपक्ष का नेता? सरकार की नीतियों का विरोध करता है ना, और अपनी बातों को रखता है, सरकार की गलतियों को गिनवाता है वो, है ना। राहुल गांधी, आपको पता है कि पिछले 10 सालों से विपक्ष का नेता न होते हुए भी वो काफी विरोध कर रहा था ना संसद के अंदर। तो अब तो विपक्ष का नेता बन चुका है। तो पहले नहीं था, अब है। इसके पीछे कारण क्या है? तो ऐसा क्या प्रावधान है? हाँ, विपक्ष का नेता होने के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग आपको सीट, आपके पास उतनी सीटें होनी चाहिए, तो ही आप क्या बन पाओगे? विपक्ष के नेता के रूप में आप वहां पे नियुक्त हो पाओगे, अदरवाइज नहीं हो पाओगे, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो विपक्ष का नेता होने के लिए आपके पास कंडीशन क्या बनती है? टोटल सीटें हैं उसका कितना होना चाहिए? 1/10। यदि हम बात करें तो 543 सीट है, तो आपके पास, अगर किसी दल की बात कर रहा हूं, तो कितनी सीटें आनी चाहिए? 55। अब आपको पता है कांग्रेस की 99 सीटें हैं, तो काफी आंकड़ा पार कर चुकी है ना। तो हम कह सकते हैं कि 1/10 जो है इसने अर्जित कर लिया। इस वजह से उसको विपक्ष का दर्जा भी मिल गया। ऐसा ही ऐसा ही राज्यसभा के अंदर होता है। राज्यसभा में 245 लोग होते हैं, जिसमें 245 सीट होते हैं। इसके अंदर आपको पता है कि 1/10 कितना बनेगा? 25 सीटें वहां पे होगी। तो विपक्ष का नेता बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। आगे बात समझ पा रहे हो? ठीक। देखो कुछ बातें देखो। देखो संसद के दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के दल, विपक्ष का नेता, इसलिए ना नेता का प्रावधान किया गया है। प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखो, होता क्या है? कुल सदस्य संख्या, सदन की जो है, सदन की कुल सदस्य संख्या का, सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग प्राप्त करने पर किसी भी दल को विपक्ष के दल के रूप में दर्जा प्रदान किया जाता है। दर्जा प्रदान किया जाता है। अच्छा, लोकसभा में विपक्ष के दल के रूप में मान्यता कब मिलेगी? लोकसभा में विपक्ष के दल के रूप में मान्यता कितनी सीटें होनी चाहिए? 55 सीटें। वह राज्यसभा में 25 सीटें होनी चाहिए। लिख लेना ऐसे, दो चीजें होनी चाहिए। मान्यता मतलब 55 सीटें, यहाँ पे 25 सीटें।
ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि विपक्षी दल का जो दर्जा मिलता है वो कितना होता है, 1/10 होता है। ये जो सिफारिश की थी, अनुशंसा की थी, ये कौन सी समिति थी? तो आपको ये ध्यान रखना है, पागे समिति। कौन सी समिति? पागे समिति की अनुशंसा पे ये बात हुई थी। पागे समिति ने ये अनुशंसा की थी कि कितनी होनी चाहिए, 1/10 सीटें यदि कोई प्राप्त करता है तो उसको क्या मिलेगा, विपक्ष का दर्जा मिलेगा, अदरवाइज नहीं। आगे बात समझ में, ये चीज ध्यान रखनी है। लिखो जरा आगे, देखो देखो, सर्वप्रथम पागे समिति के द्वारा यह अनुशंसा की गई, सर्वप्रथम पागे समिति के द्वारा यह अनुशंसा की गई, सर्वप्रथम पागे समिति के द्वारा यह अनुशंसा की गई कि कुल सदस्य संख्या का कुल सदस्य संख्या का 1/10 1/10 स्थान प्राप्त करने पर 1/10 स्थान प्राप्त करने पर 1/10 स्थान प्राप्त करने पर दल को विपक्षी दल के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी। दल को विपक्षी दल के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी। दल को विपक्षी दल के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी। अच्छा, 1977 में क्या हुआ था, विपक्षी दल वेतन अधिनियम, मतलब विपक्षी दल वेतन भत्ता अधिनियम पारित हुआ था 1977 में। और 1977 में सरकार किसकी थी? जनता पार्टी की सरकार थी ना, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपका, ऐसा प्रधानमंत्री जिसका जन्म जो है वो 29 फरवरी को, जन्मदिन जो 29 फरवरी को आता है, ऐसा प्रधानमंत्री कौन है? मोरारजी देसाई है। ठीक है, याद रखना एक बात, काम की बात है ये। हाँ, ऐसा प्रधानमंत्री जिसका जन्मदिन जो है वो 4 साल बाद आता है, क्योंकि 29 फरवरी जो है लीप ईयर है, और लीप ईयर हर चौथा वर्ष होता है ना, मतलब चौथा वर्ष आएगा इसका मतलब, ये चीज आपको ध्यान में रखनी। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है? हाँ, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई है, 29 फरवरी को उनका जन्मदिन आता है, ये ध्यान। ठीक है, तो 1977 की यदि बात की जाए तो 1977 में हम बात करते हैं, वो विपक्षी दल भत्ता अधिनियम, वेतन भत्ता अधिनियम पारित हुआ था। उसी के आधार पे विपक्षी दल को मान्यता मिली। और यदि आपसे पूछा जाए कि विपक्षी दल का जो नेता होता है ना, उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला था 1977 में। कैबिनेट समझते हो ना, मंत्री होते हैं, मंत्रियों के प्रकार होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं एक तो, और एक राज्य मंत्री होते हैं, एक उप मंत्री होते हैं, एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं। इस प्रकार के मंत्री होते हैं ना, ये चीज आपको ध्यान में। उप मंत्रियों को कैबिनेट की बैठक में भाग लेने का कोई सिस्टम नहीं रहता उनका, है ना। और राज्य मंत्री है, उनको बुलाया जा सकता है, इस प्रकार की चीजें रहती है। कैबिनेट मंत्री की जो बैठक होती है वहाँ पे अनुमति होती है, उनको वहाँ पे अगर बुलाया जाता है तो वो आते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उप मंत्री वगैरह का इनका कोई सिस्टम नहीं रहता, ये पढ़ लेना तुम थोड़ा, ठीक है, काम की चीज़ है, क्योंकि आगे आपका टेस्ट है ना। कौन सा? राष्ट्रपति आया उसमें एक तो, और क्या है, मंत्रिपरिषद है, प्रधानमंत्री है ना, अच्छे से पढ़ लेना उसको। लिखिए जरा, लिखो 1977 में 1977 में विपक्षी दल वेतन भत्ता अधिनियम पारित किया गया, वह विपक्षी दल को मान्यता प्रदान की गई,
विपक्षी दल का जो नेता होता है ना, उसका काफी अहम रोल होता है। बहुत सारी ऐसे जो पद होते हैं उनके अंदर नियुक्तियों में वो सदस्य रहता है, ध्यान रखना, ठीक है। हम आगे बात करेंगे कौन कौन सी नियुक्तियां होती है। विपक्षी दल को मान्यता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट लिखो, तथा उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया। तथा उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया। दर्जा प्रदान किया गया। कौन पड़ गया? नेक्स्ट लिखो भाई, दल बदल विरोधी अधिनियम। नाम सुना आपने? पहले चर्चा कर लेते हैं। दल बदल विरोधी अधिनियम क्या होता है? एंटी डिफेक्शन लॉ जिसको हम कहते हैं। वैसे अधिनियम नाम है इसका। ये कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 52वां संविधान संशोधन। और ऐसा कोई कुछ संविधान के अंदर कुछ नई चीज लिख दी जाती है तो फिर अधिनियम नहीं होता वो, है ना। संशोधन जो होता है, अधिनियम का मतलब विधि होती है, साधारण विधि होती है। मतलब साधारण विधि से हम कोई भी कानून निर्माण करते हैं ना, वो अधिनियम होता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन ये काफी ट्रेंड में चला है अधिनियम, तो इसका नाम ऐसे ही बोल रहे हैं, है ना। तो दल बदल विरोधी अधिनियम बोलते हैं। कब बना था? 1985 में। 1985 का वो काल काफी अहम रहा था, क्योंकि उस टाइम प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, है ना। बहुत सारी चीजें हुई थी उनके काल के अंदर। राजीव गांधी की बात करें तो उन्होंने 52वां संविधान संशोधन किया और दल बदल जो है उसको रोकने के लिए एक व्यवस्था बनाई। व्यवस्था कैसी थी? ध्यान रखना, कोई व्यक्ति जो है किसी पार्टी से चुन के आया है और आते ही किसी पैसे के लालच में वो व्यक्ति किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, जिसकी वजह से सरकार गिर सकती है। ऐसा होता है ना। मान के चलो भाई, जिसके पास मान लो 200 सीटें हैं, है ना, और 200 सीटों में पूर्ण बहुमत किसी को नहीं आया। किसी को सीट आई है, जैसे मान के चलो कि 90 सीट आई है, किसी को सीट आई है 70 और किसी को 80 सीट आई है। ये लगभग कितना आंकड़ा हो रहा है? ज्यादा हो गया क्या? ज्यादा हो गया ये ना। अब ठीक है, ये इतनी सीटें मिली है ना, अलग अलग सीटें मिली है, A B C D, ठीक है। ये मान के चलो इस प्रकार से। अब जिसके पास ज्यादा सीटें, वैसे तो न्योता इसी को दिया जाएगा कि सरकार तुम बनाओ। अब वो अपना बहुमत जुटाएगा इधर उधर से, और भी कोई पार्टी उसका साथ देगी, इसका मतलब तो 101 का जो बहुमत आएगा तो इसका मतलब उसकी सरकार बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। पर मेन बात यह है कि कई बार लगता है कि इनमें से कोई 12 लोग चले गए इधर, इसकी सरकार तो बन गई। अब इधर कुछ सी वाले कुछ दल के कुछ लोग हैं, वो चाहते हैं कि नहीं मैं इसमें चला जाता हूँ, या फिर कुछ इसके कुछ लोग ऐसे हैं, इनको तोड़ने की कोशिश कौन कर सकता है? बी कर सकता है। उनको बोला जाएगा, इनमें से मान लो 20 लोगों को कहा जाए कि तुम्हें कुछ 1-1 करोड़ रुपए दे दिए जाएंगे, आप इधर आ सकते हो। तो इसका मतलब जैसे 20 लोग इधर चले गए तो इसकी सरकार गिर जाएगी। इसका मतलब गिरेगी सरकार, क्योंकि वास्तव में कितनी सीटें चाहिए? 101, और जैसे ही 20 सीटें चली गई इसका मतलब क्या होगा? 80 सीटों से वो सरकार नहीं बना पाएगा। तो सरकार कोई और व्यक्ति बनाएगा, फिर कुछ इधर से जुटाएगा, कहीं से जुटाएगा, सरकार बना लेगा वो। ऐसा हो सकता है। फिर अच्छा, इसने सरकार बनाई तो 1 साल मान लो सरकार चली, उसके बाद में इसने भी यही कोई हथकंडा अपनाया और ऐसे कोई 1 करोड़ रुपए दे दिए उन लोगों को, और बाकी उनको खरीद के वापस इधर ले आए। सरकार इस बेचारे गिर गई, इसने बना ली। अब आपको पता है कोई भी सरकार चलाई जाती है तो कुछ नीतियां बनती है ना भाई। ऐसा होता है कि 3 साल की कुछ नीतियां बनाई है, 3 सालों के अंदर हम कौन कौन से कार्य करेंगे, कैसा विकास रहेगा। तो वो 3 साल का जो कार्यकाल रहता है, तो उसके दौरान जो भी काम किया जाएगा, एक टारगेट रहता है उसके अंदर करना है। लेकिन सरकार तो 1 साल में गिर रही है, क्या टारगेट पूरा हो सकता है? उसकी नीतियां क्या लागू हो सकती है? सरकार अपनी नीतियों को लागू नहीं कर पाएगा। इसका मतलब उसमें किसका घाटा होता है? देश का घाटा होता है। फिर एक चीज ये भी होती है कि अच्छा, पार्टी की तरफ से कोई व्यक्ति जीत के गया है, तो हो सकता है कि किसी इंसान के, मतलब हम इंसान को जानते हैं, उस इंसान मतलब उस व्यक्तित्व या फिर उस व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, तो हमने उसको वोट दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं रोल उस पार्टी का भी रहता है। 40% 50% रोल पार्टी का रहता ही है। बीजेपी का कोई व्यक्ति होता है, हम कहते हैं कि अच्छा बीजेपी, अच्छा कैंडिडेट कोई भी होता है, कई बार हम देखते हैं कि अच्छा बीजेपी को वोट देना है। कैंडिडेट कोई भी होता है, हम कहते हैं कांग्रेस को वोट देना है। ऐसे होता है, कुछ कंडीशन ऐसी होती है। 40% हो सकता है, 40% ऐसा हो सकता है कि कुछ व्यक्तिगत रूप से हम उसको जानते हैं तो वोट दे दिया। दोनों का कुछ माहौल बना तो 20% लोग, बाकियों ने बोला कि अच्छा
ये जीत रहा है, इसको वोट दे देते हैं। ऐसा करके 100% मामला इस प्रकार से सेट बैठ जाता है। बात को समझ पा रहे हो? तो कहीं ना कहीं सपोज करो किसी ने बीजेपी का कोई कैंडिडेट है और मैं बीजेपी को पसंद करता हूं जैसे, है ना, और मैंने इसको वोट दे दिया, और व्यक्ति जो है वो किसी पैसे के लालच में किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने तो किसको पसंद किया था? बीजेपी को, लेकिन वो पार्टी छोड़ के चला गया, तो धोखा हुआ मेरे साथ। बात समझ पा रहे हो? एक तो ये चीज है। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि कोई व्यक्ति जा रहा है तो हो सकता है पार्टी उसके साथ कुछ गलत कर रही होगी, तभी वो जा रहा होगा। तो 1-2 के साथ गलत हो सकता है, 3 के साथ हो सकता है, ऐसा हो सकता है नहीं। इसी कंडीशन नहीं, जब ज्यादा लोगों के साथ गलत होता है तो एक साथ सारे लोग चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 के साथ ऐसा गलत नहीं माना जाता। इसका मतलब ये होता है कि जब 52वां संविधान संशोधन किया था 1985 के अंदर, तो एक व्यवस्था बनाई थी, वहां भी बताया कि यदि किसी दल में 1/3 जो सदस्य है, 1/3 सदस्य जो है वो यदि एक साथ चले जाते हैं किसी पार्टी में, तो इसका मतलब उल्लंघन नहीं माना जाएगा। सपोज करो टोटल सीट मान लो 30 सीट है, 30 का 1/10 कितना होगा? सॉरी, कितनी सीट होगी? 3 सीट। अरे बात समझे, 200 का मान लो, 300 का मान सकते हो। 300 का 1/10 कितना होगा? 1/10 कहाँ कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूँ, सॉरी बच्चा। मान लो 10 सीटें हैं और 1/3 कर रहा हूं, कितनी सीट होगी बताओ? लगभग 3 सीट होगी। चलो 12 सीट है, तो अब आप बता सकते हो एग्जैक्ट कितनी सीट होगी? 4 सीट होगी। मतलब 4 लोग एक साथ जाएंगे तो दिक्कत नहीं है। यदि 3 लोग जाते हैं तो उनकी सदस्यता क्या हो जाएगी? रद्द हो जाएगी। सदस्यता रद्द कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष ने सदस्यता रद्द कर दी, इसका मतलब वो व्यक्ति कैसा रहेगा? हमारी तरह रहेगा। इसका मतलब वो विधायक या सांसद नहीं रहेगा, इसका मतलब वो सामान्य व्यक्ति बन जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हो? ऐसा रहता है। इस वजह से मान लो सीटें हैं टोटल 90 सीट है मान लो, है ना, 90 का 1/3 कितना होगा? कितनी सीट होगी? 30 सीट। यदि 29 लोग जाते हैं तो सबकी सदस्यता क्या हो जाएगी? रद्द हो जाएगी। यदि 30 लोग जाते हैं, 31 जाते हैं, इसका मतलब ये माना जाता है कि वाकई कोई पार्टी में कमी रही होगी, इस वजह से इतने सारे लोग एक साथ छोड़ के चले गए। अरे बात समझ में? तो इस पार्टी में ऐसे 30 या 31 लोग चले जाएं तो पार्टी का मर्ज माना जाता है, मतलब विलयकरण कहते हैं हम। एक पार्टी से दूसरी पार्टी में विलय हो चुका है, दल बदल नहीं माना जाएगा वो। क्या बात समझ पा रहे हो? ये कंडीशन है। तो इस आधार पे ऐसा नहीं हो सकता। पर कंडीशन क्या हुई? ये 52वां संविधान संशोधन किया 1985 में, और आपको बताया कि दल बदल कानून जो है बनाने के पीछे कारण क्या था? 1967 में, 1967 की बात है, हरियाणा का कोई व्यक्ति था, उसने एक ही दिन में 4 बार पार्टियां बदल ली। गयाराम नाम का कोई व्यक्ति था, आयाराम गयाराम के नाम से उसको जाना जाता है। आज भी हम देखते हैं मीडिया वालों ने नाम दिया था कि अच्छा आयाराम गयाराम है, इसका मतलब एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरी से वापस, ऐसे चेंज करते करते 4 बार पार्टी बदले। सोचो जरा उसकी क्या मानसिकता रही होगी, है ना? ऐसे कोई व्यक्ति कर रहा है। इस आधार पर देखा गया तो इसको रोकने के लिए ये कंडीशन अप्लाई की, कौन सी? 1/3 वाली। लेकिन लोगों ने इसका भी मतलब गलत फायदा उठाया। लोगों ने क्या किया? अब उनको पता है कि यदि 1/3 से कम जाएंगे तो सदस्यता क्या हो जाएगी? रद्द। अब इन लोगों ने क्या किया? एक साथ लोगों को जुटाना कोशिश किया कि अच्छा एक साथ सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं और फिर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में हम जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लोगों ने क्या किया? जैसे 30 लोग इकट्ठे किए, इकट्ठे होकर दूसरी पार्टी में चले गए, ऐसा शुरू हो गया। तो इसका मतलब सदुपयोग हुआ या दुरुपयोग हुआ? दुरुपयोग। इसका मतलब इस दुरुपयोग को रोकने के लिए 2003 में, और आपको पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम क्या थे? प्रधानमंत्री थे। उन्होंने क्या कर दिया? 1/3 के स्थान पे क्या कर दिया? 2/3 कर दिया। कितना कर दिया? 2/3। इसका मतलब 90 सीट है तो 2/3 कितना होगा बताओ? 60। मतलब अब 60 से कम नहीं जा सकता। अब 60 लोगों को एक साथ मनाना बहुत मुश्किल है। कम वाले तो मान सकते हैं, 5-7 लोगों को मना ही सकते हैं, 60 लोगों को मनाना थोड़ा सा मुश्किल माना जाता है। इस वजह से अब 60 लोगों से यदि आगे चले जाते हैं या 60 चले जाते हैं तो मर्ज माना जाता है, वो दल बदल नहीं होगा। यदि उससे कम लोग जाएंगे तो दल बदल माना जाएगा, सारे लोगों की सदस्यता क्या हो जाएगी? रद्द हो जाएगी। क्या बात समझ आ गई? ठीक है। और दल बदल किस पे लागू होता है? दल बदल ऐसा होता है कि जो मनोनीत सदस्य है, एक तो उनकी आपको ध्यान में रखना है। एक जो सदस्य है जिनको जैसे निर्दलीय बोलते हैं हम, जिनका कोई पार्टी से संबंध नहीं होता। निर्दलीय समझते हो क्या आप? निर्दलीय कैंडिडेट कौन सा होता है? जो स्वतंत्र लड़ते हैं, मतलब उनको पार्टी से कोई मतलब नहीं होता, पार्टी उनको सीट देती नहीं है, मतलब टिकट नहीं देती, तो वो कई बार क्या हो जाते हैं? बागी हो जाते हैं। तो बोलते हैं कि आप मेरे को पार्टी से कोई टिकट नहीं दे रहे हो तो मैं अपने बलबूते पे निर्दलीय लड़ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब किसी पार्टी से मतलब नहीं रखता। निर्दलीय इसका मतलब किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं रखता।
अब मुझे बताओ, क्या निर्दलीय व्यक्ति किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है क्या जीतने के बाद? आपने वोट दिया तो पार्टी को दिया, निर्दलीय को दिया? आप थोड़ा सा सोचो ऐसे। निर्दलीय इसका मतलब किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं था। अब वो यदि किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो क्या होगा? सदस्यता रद्द हो जाएगी। अभी बात समझ में? अब वो चाहे, अच्छा हाँ, ऐसा हो सकता है कि निर्दलीय कैंडिडेट है वो सरकार के पक्ष में बात कर सकता है, सरकार की पक्षधारी कर सकता है, लेकिन वो पार्टी नहीं बदल सकता, मतलब पार्टी चेंज नहीं कर सकता, ज्वाइन नहीं कर सकता। चेंज तो क्या, पार्टी खुद की है ही नहीं, वो पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता ना। जैसे आपको पता हो तो हमारे यहाँ से निर्दलीय कैंडिडेट जीता था, 25 साल का नौजवान, क्या नाम उनका, बोल रहा हूँ मैं थोड़ा, रविंद्र भाटी, नाम सुना है? लड़का वो युवा था और उसने सांसदी का चुनाव भी लड़ा था, बट हार गया, लेकिन विधानसभा वाले चुनाव में जीता था। यदि उनकी बात करें तो निर्दलीय था ना, लेकिन झुकाव थोड़ा नजर आया कि बीजेपी की तरफ झुकाव है, उनका झुकाव है, इसका मतलब बीजेपी की तरफ पक्षधारी कर सकता है वो, लेकिन पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता। यदि पार्टी ज्वाइन करेगा तो सदस्यता से हाथ धो बैठेगा, इसका मतलब ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक तो वो चीज, एक तो निर्दलीय हो गया, इसकी बात समझ आ गई आपको कि वो किसी पार्टी को ज्वाइन करते ही वो सदस्यता समाप्त मानी जाएगी। एक व्यक्ति और होता है जो किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता, कौन होता है? हाँ, लोकसभा में तो हट ही गए, वो मनोनीत सदस्य जो है 2 एंग्लो इंडियन जो लिए जा रहे थे। राज्यसभा में अभी भी आपको पता है कितने सदस्य हैं? 12 सदस्यों का क्या होता है? मनोनयन होता है। इन 12 सदस्यों को यदि बात करें तो क्या वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं? वो तो किसी पार्टी से संबंध भी नहीं रखते। अच्छा, कर तो सकते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है? 6 माह है। यदि लगता है कि वास्तव में वो किसी पार्टी से काफी ज्यादा प्रभावित है तो 6 महीने के अंदर अंदर उस पार्टी को ज्वाइन कर ले। इसके बाद में यदि किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो क्या होगा? सदस्यता रद्द हो जाएगी। समझ आ गई बात? तो निर्दलीयों के लिए तो कंडीशन है ही नहीं, मनोनीत सदस्य है उनके लिए कंडीशन कितनी है? 6 माह की। 6 माह के बाद में नहीं ज्वाइन कर सकता, उससे पहले पहले ज्वाइन कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या बात समझ आ गई? अब एक होता है लोकसभा अध्यक्ष, और आपको पता है कि जो संसद की प्रक्रिया चलती है उसके अंदर अलग अलग दल के जो लोग होते हैं उनको दिशा निर्देश दिया जाता है व्हीप के द्वारा। व्हीप तो क्या करता है, जैसे मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनका जो पार्टी का, वो बोलता है कि किसके पक्ष में वोट देना है, किसके पक्ष में वोट नहीं देना, और उनके ऊपर निगरानी रखने का काम कौन करता है? व्हीप करता है, मतलब सचेतक जिसको कहते हैं। अच्छा, उसने वोट जिस ढंग से हमने बोला था कि उस पक्ष में वोट देना है, यदि उसने वोट नहीं दिया या किसी मतलब विपक्ष में या इस प्रकार की चीजें रहती है, बात को नहीं मान रहा वो, तो इस कंडीशन में भी क्या हो सकता है? शिकायत कर सकता है वो, किससे? लोकसभा अध्यक्ष को। और राज्यसभा में किसको? राज्यसभा के सभापति को शिकायत करेगा, और उसके ऊपर क्या लागू हो जाएगा? दल बदल कानून। दल बदल कानून का मतलब केवल एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाना ही नहीं है, यदि किसी दल की बात को नहीं मानता तो भी क्या होगा? दल बदल कानून लागू हो जाएगा। समझ आ रही क्या बात? और लगातार वो किसी सदन में उपस्थित नहीं हो रहा तो भी क्या होगा? मतलब एक प्रकार से माना जाएगा कि अच्छा वो नहीं आ रहा। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है भाई? यदि सपोज करो कि कोई भी बिल है ना, उसके पक्ष में वोटिंग करनी थी, हमारे पास 90 लोग थे, हमने बोला कि एक तरफ हमें वोटिंग करनी है, लेकिन 3 लोग जो है वो चाहते हैं कि हम वोट नहीं करेंगे, इस पक्ष में वोट नहीं करेंगे। अब वो 3 लोग यदि संसद में, मतलब यदि किसी सदन की बात करो, सदन में आकर के ये बोल दे कि हम तो वोट नहीं करना चाहते, आप जो कहोगे उसकी तरफ हम वोट नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या होगा? वो उनकी बातों की मतलब इग्नोर करता है बातों को, तो इस लेवल पे वो क्या कर देगा? लोकसभा अध्यक्ष से शिकायत कर देगा और उनकी सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। पर ये कोई चाल भी तो खेल सकते हैं, ये सोचते हैं चलो ठीक है अपने जाते ही नहीं, जब मत होगा तो हम जाएंगे नहीं, सदन में उपस्थित नहीं होंगे, ये लगातार उपस्थित नहीं हो रहे, इसका मतलब ये माना जाएगा कि कहीं ना कहीं ये मतलब हमारी बात को कट कर रहा है, हमारी बात को नहीं मान रहा, इसका मतलब इनकी सदस्यता भी क्या हो सकती है? रद्द हो सकती है। बात समझ आ गई? दल बदल कानून कब आया था? कब आया? 1985 में, 1885 में नहीं, किसने बोला? 1985 में। कौन सा संशोधन था? 52वां संशोधन। ठीक है, 1/3 था, उसके बाद में 2003 में 2/3, 2/3 कर दिया, मतलब है ना, 1/3 से 2/3 कर दिया। अब 2/3 वाला मामला रहेगा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और इसके साथ साथ और किस में परिवर्तन आया? कौन कौन से अनुच्छेद पे असर पड़ा? शाबाश, अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 102, ये तो किससे संबंधित है? संसद से। और विधानमंडल से संबंधित 90 है, और अनुच्छेद 190 और 191। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी, इन पे असर पड़ा है। और ये आप अच्छे से पढ़ के आए हो। जो बात इसमें लिखी हो विधानमंडल के तौर पे इस पे लिखी हुई, जो संसद के रूप में 102 में दिखाई पड़ती है, वो कहाँ दिखाई पड़ रही है? 101 में। जो 105 में दिखाई पड़ती है संसदीय विशेष अधिकार,
वो आपको कहाँ दिखाई पड़ेगी? 194 में, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्योंकि देख लो तुम 102 के बाद में 105 कब आया? 3 अनुच्छेद हुए तब। 191 के बाद में 3 अनुच्छेद जोड़ लो, कितना आएगा? 194। सीक्वेंस रहेगा ऐसे, तुम सारे अनुच्छेद याद कर सकते हो। एक बार अगर तुम संसद तक के जो संघ की कार्यपालिका की बात कर लूंगा ना, अनुच्छेद 151 तक याद कर लेते हो तो भी दिक्कत नहीं है। बाकी आगे जो है कुछ चीजें, बहुत ज्यादा चीजें मैच कर जाएगी आपकी, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब लिखें क्या? समझ तो आ गया आपको? कोई चीज जिसको समझ नहीं आई हो? क्या निर्दलीय किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है? नहीं। क्या मनोनीत सदस्य किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है? हाँ, लेकिन कंडीशन है, कितने टाइम की है? 6 माह की है। इसका मतलब उसके बाद में वो अगर करता है तो क्या होगा? सदस्यता रद्द मानी जाएगी। एक चीज तो ये। अच्छा, फिर आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसका अपवाद ये हो सकता है कि अच्छा, दल बदल कानून किस पे लागू नहीं होगा? तो किस पे लागू नहीं होगा? यदि 2/3 एक साथ सदस्य चले जाते हैं तो वो मर्ज माना जाता है, विलय माना जाता है, तो वो पार्टी का दल बदल नहीं माना जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी। और एक व्यक्ति और है, इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, उसके ऊपर भी दल बदल लागू नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया था कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो किसी पार्टी से संबंधित मतलब संबंध रखता है, और ब्रिटेन में मैंने बताया था कि जैसे ही वो अध्यक्ष बनता है तो सदस्यता समाप्त कर लेता है अपनी वहां से, जिस पार्टी से होता है वो। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो फिर कई बार ऐसा लगता है कि लोकसभा अध्यक्ष जो है वो मत देता है या नहीं देता, पक्ष में देता है विपक्ष में देता है। जैसे भाई कंडीशन ये होती है कि मत बराबर होने की कंडीशन में वो क्या करेगा? निर्णायक मत देगा। अब मत बराबर होने का मतलब विपक्ष भी है और पक्ष भी है, दोनों कंडीशन है। अब वो किसकी तरफ मत दे, अब वो पार्टी की बात को मानेगा कि नहीं मानेगा, ऐसी कोई बाध्यकारिता उसके लिए नहीं है। इसका मतलब वो कंडीशन क्या है? लोकसभा अध्यक्ष के लिए इस प्रकार की कोई चीजें नहीं है। यदि लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद वो अपना दल से सदस्यता त्याग देता है तो भी उसकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। अगली बात समझ में? तो क्योंकि वो क्या है, निष्पक्ष होकर के काम करेगा ना। लोकसभा अध्यक्ष है, वो किसी का पक्षधार थोड़ी हो सकता है। अगली बात समझ में? इस वजह से यदि वो निर्णायक मत की कंडीशन में यदि विपक्ष वालों की तरफ वोट कर देता है, जिस पार्टी का सदस्य वो नहीं है, तो भी उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। समझ आ गई बात? बहुत व्यवहारिक है, सारी चीजें ऐसी है जो कि एकदम मतलब प्राकृतिक न्याय की मतलब उपलब्धि होती है, जहाँ पे इस प्रकार की चीजें दिखाई पड़ेगी। थोड़ा सोचना कि अच्छा कौन कौन सी चीजें हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती। ठीक है, लिखते हैं अब। देखो, दल बदल विरोधी अधिनियम। अंदर होगा यार, कहाँ है? ठीक है। लिखो, दल बदल विरोधी अधिनियम। ये कंडीशन सारी की सारी जीतने के बाद की है, ध्यान रखना। कहीं वो जीते ना और उसके पहले अगर कोई दल बदल कर रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सामान्य व्यक्ति है, इसका मतलब किसी भी दल में जा सकता है। किसी पार्टी से जीत के है उसके बाद में ऐसे कोई काम कर रहा है तो दिक्कत है। दल बदल विरोधी अधिनियम 1985। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके पृष्ठभूमि की, फिर इसके प्रावधान पढ़ेंगे, अपवाद पढ़ेंगे फिर, और निरयोग्यता का निर्धारण कौन करता है, इसे पढ़ेंगे। चारों चीजों को अच्छे से देखना होगा। देखो, यदि तुमसे पूछा जाए कौन सी अनुसूची जुड़ी है दल बदल से, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल अधिनियम से। ठीक है, 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 12 या 8? वर्तमान में कितनी है? 12। मूल में कितनी थी? 9वीं कौन सी है? जमींदार उन्मूलन, भूमि सुधार
कानून से जुड़ी हुई है 9वीं अनुसूची। 10वीं दल बदल से, 11वीं किससे, पंचायती राज से, और 12वीं नगरीय निकाय नगर पालिकाओं, है ना, उनके बारे में। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी। कब कब जुड़ी, तीनों चारों को अगर देखना हो तो सबसे पहले 9वीं अनुसूची तो शुरुआत में जोड़ दी, प्रथम संविधान संशोधन हुआ था और कब हुआ, 1951 में। ये जो 52वां संविधान संशोधन 1985 में। यदि तुमसे पूछ जाए कि एक तो 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची कब जुड़ी, 11वीं अनुसूची कब जुड़ी, 73वां संशोधन, और ये कब हुआ, 74वां, 1993। ठीक है, ध्यान रखना है। 73वां 74वां संशोधन हुआ था। लागू कब हुआ पंचायती राज, पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, 24 अप्रैल 1993 की वो डेट है, तो उससे हम आगे ध्यान रखते हैं। एक 24 अप्रैल पहले की तारीख भी याद रखनी है आपको। 1973 में केशवानंद भारतीवाद आया था ना, उसमें एक मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। दोनों इंपॉर्टेंट है ये बात। क्वेश्चन भी आया था सीईटी के अंदर आपका, है लागू होने वाली बात आई थी क्या, तारीख 24 अप्रैल। अच्छा, डायरेक्ट ही पूछा था क्या, कोई बात नहीं, लिखो जरा। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से राजीव गांधी सरकार के द्वारा दल बदल अधिनियम पारित किया गया। दल बदल अधिनियम पारित किया गया। तथा इसके माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101, 102, 190, 191 में परिवर्तन किया गया। परिवर्तन किया गया। अच्छा, 85वां संशोधन जो हुआ था ना, उसमें जो कितना भाग था, 1/3, और फिर 2003 में जो संशोधन हुआ वो 91वां संशोधन था, और कितना कर दिया था, 2/3 कर दिया था। ठीक है, ये ध्यान रखना। लिखो जरा, लिखो 91, 91वां संशोधन अधिनियम 2003। अच्छा, लिख रहे हो क्या ये बड़ा, लिखो पहले, लिखो ये। दल बदल पूरा कर लेते हैं, जल्दी जल्दी लिखो तुम। लिखो 91वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से 2003 के माध्यम से 2003 के माध्यम से इसमें परिवर्तन किया गया। 2003 के माध्यम से इसमें परिवर्तन किया गया। हाँ, लिख दिया मैंने। 85 है, बताइए 1985 है, 65 मत कर लेना। किसने कर लिया, 85 बोल रहा हूँ ना, राजीव गांधी 85 में आए थे। ऐसे थोड़ा ऐसे ही नहीं तो वैसे याद रख लो, आगे लिख भी दिया, राजीव गांधी के द्वारा।
बेचारा सरकार चलाने में कोई इसको इतनी जानकारी नहीं थी, ये तो सब कुछ छोड़ के चले गए, बचा ये अकेला, इसके हवाले कर दिया, तुम प्रधानमंत्री बन। बढ़िया काम किया था, बहुत शानदार काम किया था बंदे ने। कुछ गलतियां हो जाती है, वो अलग बात है, पर फिर भी। लिखो नेक्स्ट, क्या लिखा आपने? 51वां संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से इसमें परिवर्तन किया गया, इसमें परिवर्तन किया गया तथा अब विभाजन के संबंध में अब विभाजन के संबंध में 1/3 के स्थान पर 2/3, 1/3 के स्थान पर 2/3 का प्रावधान लागू किया गया। 1/3 के स्थान पर 2/3 का प्रावधान लागू किया गया। प्रावधान कल पढ़ लें फिर अपने ना, टाइम हो गया, आज क्लास लेट छोड़ी थी सर ने।